अच्छा, आप एक बात बताइए, एक बढ़िया स्टूडेंट को कम समय में एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या चाहिए? देखिए, मेरा जो उत्तर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएँगे। जैसे मुझे लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के हिसाब से हो और जो पढ़ाने वाला टीचर हो, वो जब टॉपिक को पढ़ाए तो आपको समझ में आए, आपको रटना ना पड़े, आपके दिमाग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आगे रिकॉल करने के लिए उस टॉपिक को। रिकॉल करने का मतलब है जब आप कभी मनन करें, ध्यान में लाएँ, तो वो टॉपिक नीट एंड क्लियर आपके दिमाग में आए, ना कि आपको वो रटने वाली चीज़ें, कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें आएँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं और क्लैरिटी के साथ आप समझिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे है, जो प्रकाश तरंगे हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं और वे माध्यम के बिना भी क्यों गमन कर सकती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया स्तर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, ये अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को सुना, पढ़ा और आंसर किया, आपकी समझ इस क्वेश्चन के बारे में जीरो है, जहाँ तक मुझे लगता है और ये बात आपको भी लगता है, ठीक है? तो चलिए इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसा कि आपने उत्तर में देखा, जो प्रकाश तरंग है वो कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय। अब यहाँ पे देखिए, अनुप्रस्थ शब्द का पहले अर्थ हम जान लेते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य आपने दो शब्द सुने होंगे, ठीक है? दो प्रकार की तरंगे सुनी होगी। तो अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रस्थ शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। प्रस्थ शब्द का अर्थ होता है फैलाव। तो जब तरंगे इस तरह से फैलें, ठीक है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ, ठीक है? और वहीं पे जब तरंगों के बीच में कभी संपीड़न हो रहा हो, कभी फैलाव हो रहा हो, कभी संपीड़न हो रहा हो और कभी फैलाव हो रहा हो, तो ऐसे तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं जाना इस क्वेश्चन में, हम सिर्फ यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में और उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है या फिर उसका नेचर है उसे समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश तरंगों का ग्राफ है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे समझिए, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये जैसे मान लीजिए माध्यम में कोई कण है, अगर वो आवेशित है और वो स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है ये आपने देख लिया। और वहीं पे अगर वो माध्यम का कण गतिमान हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो नीचे या फिर तली में, ठीक है, क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट कर देता है। जैसा कि आपने पंखे में कॉइल लपेट के आपने देखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करके मोटर को रोटेट किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे माध्यम का कण क्या कर रहा है? इस माध्यम के लंबवत गति कर रहा है, ठीक है? जो माध्यम का कण होता है दोस्तों प्रकाश तरंगों में, वो माध्यम के लंबवत गति कर रहा होता है। जब गति कर रहा है तो उसने क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र जनरेट कर दिया और उसके गति की वजह से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत आप आकृति में देख पा रहे हैं, ठीक है? और जो तरंग के चलने का प्रकृति है वो फैलता हुआ इस तरह से दिख रही है, जहां से आपको अनुप्रस्थ शब्द मिल गया, ठीक है? अब देखिए, यहां तक मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। दूसरे ग्राफ से आप एक चीज और समझिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर माध्यम के कण हैं और वो आवेशित हैं, स्थिर हैं, तो वो चुंबक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है? ये आपके इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और वहीं पे जब वो गतिमान हो गए तो चुंबकीय क्षेत्र भी बना दिया और दोनों क्षेत्र क्या है? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक पे बनता है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन 10-10, 20-20 क्वेश्चन के इक्वल है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे प्रकाश तरंगों का कुछ उदाहरण यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। देखिए, रेडियो वेव्स क्या होती हैं? तो दोस्तों प्रकाश तरंगें होती हैं और कैसी होती हैं? नेचर कैसा होता है? अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय होती हैं, ठीक है? और वैसे ही माइक्रो, इंफ्रा और विजिबल वेव्स भी होती हैं। अब मुझे लगता है दोस्तों आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, ठीक है? अगर आपने साइंस ठीक से नहीं भी पढ़ा है तो भी मोटा माटी आपके दिमाग में बैठ गया है। अब यहाँ पे देखिए, जब बात होगी अनुदैर्ध्य तरंग की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? जो ध्वनि तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो माध्यम कैसा हो? सॉलिड, लिक्विड, गैस होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगा। लेकिन यहीं पे जब प्रकाश तरंग की बात होती है तो दोस्तों कोई भी माध्यम चलने के लिए नहीं चाहिए इनको, ठीक है? ये निर्वात में भी चल सकती हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, अगर आप देखिए रटने वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप रट लीजिए स्पीड फास्ट करके, लेकिन अगर आप समझने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, जैसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न पढ़िए। देखिए कुछ क्वेश्चन तो रटने के लिए ही होते हैं, ठीक है, तो उन्हें रटना होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर उनके परमाणु क्रमांक को आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका हेनरी मोजले, ठीक है। तो दोस्तों 1913 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने सिद्ध किया कि जो तत्वों का रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु भार के बजाय परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए इन्होंने क्या क्या कहा कि आज के बाद जो तत्वों का परमाणु क्रमांक है वही क्या होगा, उनका परिचय होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, वो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। और जो परमाणु भार होता है दोस्तों, उस तत्व में, उस तत्व के परमाणु में, ठीक है, जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होता है परमाणु भार, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे, मानव शरीर के किस अंग में जो बोमन सपुट है, क्या इसको आप संपुट कह सकते हैं, बोमन्स कैप्सूल कह सकते हैं, और ग्लोमेरुलस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानव शरीर के किस अंग में बोमन संपुट और जो ग्लोमेरुलस होता है, ये नामक संरचनाएं जो पाई जाती हैं, इन दोनों नाम से वो रक्त छानने के कार्य में आती हैं। तो ये किसके, तो ये किस अंग में होती हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों ये आपको ब्रिक में देखने को मिलते हैं, यानी कि किडनी में, ठीक है। तो बोमन संपुट और जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये मिलकर क्या करती हैं, नेफ्रॉन बनाती हैं। तो आपने सुना होगा नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का मुख्य हिस्सा निर्मित करती हैं, कौन कौन, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, क्या। चलिए अब इसमें देखिए आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं। आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि किडनी की जो बेसिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों या फिर फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो रक्त में हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये उन्हें छान कर, जो उसमें यूरिया होता है उन्हें छान कर अलग कर देता है, तो वही मूत्र के रास्ते निकलता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों नेफ्रॉन किसका बना होता है, तो दोस्तों बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस से। और नेफ्रॉन क्या है, ब्रिक की फंक्शनल यूनिट है, और उसके कार्य को आपने समझ लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपसे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया जाता है तो घोल का जो रंग है वो हरा हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे लोहे की कील की बात हो रही है और कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया गया है। तो दोस्तों ये किस प्रकार की अपक्रिया है, इसको हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए लोहा क्या है, Fe है, और तांबे का घोल ये Cu यानी कि कॉपर हो गया। इनमें देखें, ठीक है, तो तुलना में आप देखेंगे कि लोहा तांबे की तुलना में क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट घोल से तांबे को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपसे, आनुवांशिकी के अंतर्गत जो जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? देखिए वैज्ञानिक का नाम है विल्हम जॉनसन। आपसे प्रश्न बने कि कब किया था, तो 1909 में। कब किया था? 1909 में। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जीनोटाइप जो शब्द है इसका अर्थ होता है जो हमारी आनुवंशिक संरचना है उसके बारे में नॉलेज, और जो फिनोटाइप है दोस्तों ये हमारे कोई भी जीव, चाहे हम हों या फिर कोई जीव हो, उसका जो बाहरी दिखावट है वो कैसा होगा, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपने समझ ली है। और जीन शब्द भी किसने दिया था? तो दोस्तों विल्हम जॉनसन ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या है, तारे जब टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो तारों का जो टिमटिमाना एक घटना है, ये जो भौतिक कारण है इसका क्या है? तो दोस्तों मुख्य भौतिक कारण इसका अपवर्तन है, आपको पता ही है। जब क्या होता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें या फिर तारों से प्रकाश की किरणें धरती की तरफ आती हैं,
तो दोस्तों मीडियम चेंज होता है, आपको भी पता है। ऊपर क्या है, विरल है। जैसे जैसे धरती की तरफ आती हैं किरणें तो उन्हें सघन माध्यम का, ठीक है, क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जब वो आती हैं तो रास्ते से भटकते भटकते आती हैं और इसलिए कभी दिखती हैं कभी नहीं दिखती हैं प्रकाश की किरणें, और हमें क्या, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने इसके बारे में समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपसे, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं और धावन सोडा जिसे हम कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं, इसका सटीक रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन या फिर कह लें कि बड़ा ही एक तरह से घालमेल का प्रश्न है। हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं यार, बेकिंग सोडा और धावन सोडा का फार्मूला, रासायनिक नाम। ठीक है, तो क्लियर कर लेंगे आज। यहाँ पे सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है इनका रासायनिक नाम। देखिए, जो खाने का सोडा है ये बाइकार्बोनेट है, जो धोने का सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट है। अब इसको कैसे समझेंगे आप, बताइए। देखिए, जब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन आप इसको केवल याद रखने के लिए समझिएगा, NaHCO3, ये क्या है, ये खाने का सोडा है। अब यहाँ पे अगर Na, ठीक है, 2CO3, Na2CO3, इसमें 10 हाइड्रोजन के अणु जोड़ दीजिए। जस्ट वेट, जोड़ देता हूँ, आप हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए Na2CO3 इंटू 10H2 है, यानी कि जो जल है इसके 10 अणु यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब आप खाने की सोडा की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको जल के अणु नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब आप खाने के लिए भोजन तैयार करते हैं तो वहाँ पे आपको पानी की कम आवश्यकता होती है, बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप खाने के लिए, ठीक है, कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। लेकिन वहीं पे जब धोने की बात आती है, चाहे कपड़ा धोने की बात हो या फिर कुछ और, ठीक है, तो आपको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे 10 पानी, यहाँ पे पानी नहीं, पानी के अणु आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इस मतलब एक तरह से निमोनिक्स कह लें या फिर कह लें कि एक बनावटी निमोनिक्स। ठीक है, तो इसे अब ये टॉपिक आप नहीं भूलेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पढ़िए, क्या है आपसे, मानव शरीर में पाई जाने वाली किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, उनके स्राव को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये है पीयूष ग्रंथि, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये मस्तिष्क के आधार पर मटर के दाने के आकार की होती है और ये कई महत्वपूर्ण हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, याद रखना है। और अगर हम बात करें कि मास्टर ग्रंथि और ये जो मस्तिष्क है उसमें जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस है जहाँ से आपके आंसू, आपके प्रेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं। आपके अंदर करुणा रस, प्रेम रस ये उत्पन्न होता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर जितनी भी शरीर में आपकी मास्टर ग्रंथियां या ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है भाई। तो इसलिए हाइपोथैलेमस को हम क्या बोल देते हैं, ग्लैंड्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स या फिर मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें आप ध्यान से। शुद्ध पानी का जो पीएच मान है वो 7 होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है तो इसका पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है क्या, अम्लीय हो जाता है। अब देखिए, जब समुद्र में आप सुनेंगे पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, या फिर जब आपने कार्बोनेटेड वाटर पिया होगा जिसको सोडा कहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हल्का अम्लीयता आपको महसूस हुई होगी, आपको स्वाद में मिला होगा। ठीक है,
तो वही तो है भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं अम्लीय है तो अगर जल में घोलेंगे तो जल का नेचर कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार। अब देखिए इसकी क्रिया क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलता है तो एक अम्ल बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। इसका फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, H2CO3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो हो गया अम्लीय। अब इसमें क्या सोचना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो सोडा वाटर है और जो ठंडे पेय पदार्थ हैं यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनका तीखा स्वाद इसी हल्के कार्बोनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण आता है। क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक नाम की कोई चीज़ नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक कह लें, ठीक है, और अगर आप क्या करते हैं, सोडा पीते हैं, ठीक है, तो आपको हल्का खट्टापन कह लें या फिर अम्लीयता का स्वाद आता है। अब देखिए हर एक टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो रही है। अम्लीय अगर है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, अगर वो क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा, अगर वो कैसा है, अगर वो लवणीय है, उदासीन है, तो 7 होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, आप पढ़ें इसको। किसी चालक का अगर हम विद्युत प्रतिरोध देखें, ठीक है, तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी अगर आपने विचार किया हो या पढ़ा हो तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। लंबाई के सीधे ये समानुपाती होता है। अगर क्या करें, आप किसी चालक की लंबाई बढ़ा दें तो क्या होगा, उसका विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाते हैं उसका, तो ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, समानुपात नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते हैं किसी चालक की तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इसको मैं समझाऊं एक फार्मूले के माध्यम से, तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पे R इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये लंबाई है और ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समानुपाती है। अगर उसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इस पूरे सिस्टम का, पूरे कैलकुलेशन का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो आपका विद्युत प्रतिरोध है वो घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लैरिटी लेकर आप आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे विश्व भूगोल और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों के ऊपर। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने 10 क्वेश्चन करने में लगभग 15-20 मिनट टाइम ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको वो 10 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, आपको 10 वरदान मिले हैं। 10 क्वेश्चन के साथ हर एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन की क्लैरिटी मिली है। मीन्स कि आप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए ध्यान से बने रहेंगे। जो बच्चे इधर उधर भाग दौड़ में हैं, उन्हें ना तो कुछ समझ में आता है, वो परेशान रहते हैं, उनसे क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट वगैरह में नहीं बन पाते, इसलिए आप धैर्य से इस पूरी क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, तो समुद्र में आने वाले ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों सोचिए क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, दीर्घ या उच्च ज्वार आता है। अब यहाँ पे ये घटना कैसे घटित होगा, इसे समझने के लिए मैं आपको यहीं पे एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बना दिया सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य। उसके बाद मैं यहीं पे बना देता हूँ क्या, चंद्रमा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे कहा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी आ गई नीली पृथ्वी। ये तीनों क्या है दोस्तों, एक ही दिशा में आ गए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपकी क्लैरिटी के लिए सब एक ही दिशा में आ गए, ठीक है, एक डायरेक्शन में या एक सीधी रेखा में आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं या फिर बताने की कोशिश करूं, वैसे तो आपकी समझ इतनी है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगेगा और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगेगा, ठीक है। मीन्स कि ये क्या करेंगी, पृथ्वी के ऊपर अपना बल आरोपित करेंगे, मीन्स कि अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और जब अट्रैक्ट करेंगी तो पृथ्वी के ऊपर आपको पता है ना, 2/3 हिस्से में जल ही जल है, 1/3 हिस्सा ही केवल स्थल है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का जो जल है वो इधर क्या होगा, खींचेगा, किधर, ये सूर्य और इस चंद्रमा के ऊपर, और हैवी अमाउंट में खींचेगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरे छोर पे भी इसको बैलेंस करने के लिए जल का हिस्सा इधर उठ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, जब जल का हिस्सा इधर अधिक आकर्षण बल महसूस कर रहा है तो इसका भाई ज्वार भी ऊंचा उठेगा, और यही चीज होता है। और जब ये तीनों तीनों एक ही डायरेक्शन या फिर एक ही रेखा में अलाइंड होती हैं तो इसको हम सिजगी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है सिजगी, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न बने कि कितनी परसेंट जो टाइट्स है उसके हाइट में कितने परसेंट का ग्रोथ होता है, तो दोस्तों 20% से, ठीक है, 20% के लगभग ग्रोथ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको याद होगा। अब यहाँ पे आपसे कई बार प्रश्न बनता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें बहुत सारे बदलाव संविधान में हो गए थे, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न बने कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक विषय ऐड हुआ था, ठीक है, वो विषय क्या था, ठीक है, जो रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था, ठीक है, वो क्या था जहां से नागरिकों की जवाबदेहिता तय हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और उस मुख्य प्रावधान के लिए एक समिति की गठन की गई थी जिसका नाम क्या है, सोन सिंह समिति। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे वो क्या प्रावधान था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी प्रसिद्ध नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों 2 बार पार करती है या फिर काटती है, इसका नाम क्या है। बात है भूमध्य रेखा की, तो दोस्तों ये कौन सी नदी है, कांगो नदी। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे। कांगो नदी अमेजन के बाद जल की मात्रा के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, तो ये दोनों बातें इसके बारे में आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, अफ्रीका की ही एक लिम्पोपो नदी है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दोस्तों जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो भारत में एक माही नाम की नदी है। ठीक है, अगर आप कोई फीमेल है, माही नाम है, तो फिर ये आपके लिए। ठीक है, तो माही नाम की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नील नदी की बात करें तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब यहाँ पे रीट क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो 5 प्रकार की रीट होती हैं, और 5 प्रकार के रीट में दोस्तों एक होता है हैबियस कॉर्पस, एक होता है मैंडेमस, एक होता है दोस्तों प्रतिषेध, ठीक है, और इसी में एक है क्यूओ वारंटो, और एक और है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये क्या है, 5 क्या है दोस्तों, रीट हैं। कब जारी होती हैं, कैसे जारी होती हैं, इन डिटेल हम पॉलिटी में देखेंगे। ठीक है, बाकी इतना याद रखिए। और एक प्रश्न बनता है कि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट वायलेशन के अगेंस्ट जब रीट जारी करता है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो दोस्तों हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत, और जो अनुच्छेद 32 है ये सुप्रीम कोर्ट के हक में आता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। आपसे ये भी प्रश्न बनता है रीट जारी करने की सर्वाधिक शक्ति किसके पास है, तो दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसके पास सर्वाधिक शक्ति यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। ठीक है, तो ये विवादित क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। विवादित मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, पढ़िए इसको ध्यान से। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है और यह किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों थाईलैंड को हम क्या कहते हैं, सफेद हाथियों की भूमि, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो थाईलैंड में सफेद हाथियों की शाही शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहाँ पे, थाईलैंड में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, अगर हम इसके पड़ोसी देश की बात करें, लाओस,
तो यहाँ पे 10 लाख हाथियों की भूमि भी इसको कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बने तो आप लाओस को ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय कला संस्कृति और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए उस टॉपिक से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है। शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है ये मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है और इसमें चेहरे के रंगों का क्या महत्व है। तो दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है, केरल से। अब देखिए इन डिटेल इतना तो ऑप्शन में नहीं आएगा, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कथकली की बात करें तो इसमें एक मुख्य अभिनय होता है जिसको हम नृत्य नाटक के रूप में देखते हैं, जिसमें विस्तृत मेकअप किया जाता है, आपने देखा होगा साउथ मूवीज में, ठीक है। और इसमें भारी भरकम पोशाक का उपयोग किया जाता है। आपने अभी हाल फिलहाल में जो आशुतोष राणा है उनकी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, स्ट्रक्चर नहीं उनका ऐसा मेकअप देखा होगा, ठीक है। इसमें चेहरे का रंग, ठीक है, हरा रंग होता है। जो हरा रंग है वो कुलीनता का प्रतीक है और सद्गुण का प्रतीक है, जैसे देवता या राजा। ये भी प्रश्न इन डेप्थ जाके पूछा जा सकता है। और जब किसी का चेहरा लाल और काले रंग से हो तो वो बुराई या दुष्ट पात्र का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये कथकली में दोनों चीजें आप देखने को आज तक आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्लैरिटी आज आपको मिली है। दूसरा प्रश्न है आपसे, भारतीय प्रायद्वीप पठार की कौन सी 2 प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो दोस्तों ये बहती भी हैं, अरब सागर में भी गिरते हैं। इनका नाम है नर्मदा और तापी। अब ये भ्रंश घाटी क्या है, देखिए एक साइड में है विंध्य पर्वत श्रेणी, एक तरफ है तापी पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अरब सागर यानी अगर आप देखें जो अरब सागर में खंबात की खाड़ी उसमें गिरती है नर्मदा, और यहीं पे सतपुड़ा के पश्चिम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी, और ये भी बहकर आके वहीं अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये इस्चुरी बनाती हैं। और जितनी भी नदियां पश्चिम की तरफ गिरती हैं अरब सागर में वो इस्चुरी बनाती हैं, और जितनी भी नदियां पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। कारण क्या है, तो दोस्तों जब आप देखेंगे भारत का हल्का झुकाव किधर है, पूर्व की तरफ, और जो पूर्व की तरफ की मिट्टियां हैं या फिर मैदानी क्षेत्र हैं उनकी मिट्टी में आप देखेंगे तो उतना जैसे एक तरह से कंपैक्टनेस नहीं है, दृढ़ता नहीं है, इसलिए वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, नदियों के जल से वो विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और नदियां अवसाद भारी भरकम में लेकर लाके गिराती हैं, इसलिए डेल्टा बनता है। अगर आप वहीं पे पश्चिमी छोर की तरफ देखेंगे तो वही नदियां देखेंगे आप पश्चिमी छोर में क्या है, मतलब ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, तो जल्दी काट नहीं पाती हैं, इसलिए बहुत अधिक अवसाद इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं ना, तो आपको रटना नहीं पड़ता है दोस्त, ठीक है, और आप बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहूँगा, अगर आपको सच में ये सेशन पसंद आया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फ्रूटफुल सेशन है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित। दोस्तों ये मंदिरों की शैली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। याद रखेंगे अगर हम नागर शैली की बात करें दोस्तों, ठीक है, जो ये नागर शैली है ये आपको विशेषकर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। जो द्रविड़ शैली है ये आपको विशेषकर कहाँ पे देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में। और जो बेसा शैली है दोस्तों ये मध्य भारत में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो विंध्य है, विंध्य, ठीक है, विंध्य कहाँ पे है, अगर हम भारत में मैपिंग की बात कर लें एक बारी आप समझिए इसको, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ समझ के चलते हैं ना तो आपसे एग्जामिनर कितना भी घुमाए प्रश्न नहीं छूटेगा। ये विंध्य पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, विशेषकर आपको मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हल्का राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसका कुछ विस्तार है कैमूर के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया विंध्य। और विंध्य इसका देखिए छत्तीसगढ़ में भी विस्तार है, और छत्तीसगढ़ के अलावा ठीक है छत्तीसगढ़ तक ही इसका विस्तार है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विंध्य से लेकर अगर आप बात करें कृष्णा नदी तक, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ठीक है, और ये ऐसे जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसके बीच में जो मंदिर बने हुए हैं वो मुख्यतः बेसा शैली में है। बेसा शैली का क्या अर्थ है, तो दोस्तों जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का अगर मिश्रित रूप देखने को मिले उसको हम बेसा शैली कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, आपसे पढ़िए इसको। आपसे प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला प्रसिद्ध जो जलमार्ग है, वाटरवेज है, कौन सा है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या करता है, ये आपको देखने को मिलेगा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्थिति पूछी जाए तो ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये 100 किलोमीटर चौड़ा एक जलमार्ग है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल का, तो ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, और मिनिकॉय द्वीप भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है, मान लीजिए ये लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है और ये मालदीव है, इसके बीच से होकर गुजरता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अगर हम 8 के साथ यहाँ पे 3 जोड़ दें तो 38 डिग्री चैनल हो जाता है, और ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है, ये भी बात आपने जान ली। अगर हम 49 डिग्री चैनल की बात करें, ठीक है, 9 डिग्री के साथ 4 जोड़ दीजिए, तो ये दोस्तों यूएसए को कनाडा से अलग करता है और इसको पीस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने जान लिया। जितने इंपॉर्टेंट चैनल और डिग्रीज थी या अक्षांश रेखाएं थी उनको आपने पहचान लिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपसे, ताजमहल मुख्य रूप से किन स्थापत्य शैली के तत्वों को बेहतरीन, ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, जो ताजमहल है मुख्य रूप से किन स्थापत्य शैली के तत्वों का बेहतरीन मिश्रण है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है आपका फारसी, मध्य एशियाई और इस्लामी शैलियों का। ठीक है, ये क्या है, उनके स्थापत्य शैलियों का बेहतरीन मिश्रण है, फारसी, मध्य एशियाई और इस्लामी शैलियों का। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में कराया था, तो दोस्तों उनकी एक बेगम थी मुमताज महल, उनकी याद में कराया था। और ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। मतलब क्या है, मतलब फैक्ट है। ठीक है, और इसके जो मतलब जिनके बारे में एक मिथ्य कहानी है कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे जो मेन कारीगर था, तो दोस्तों उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और इसके गुंबद की बनावट जो है और जो 4 बाग की परिकल्पना, ये पूरी तरह से किस पे आधारित है, फारस, जो मतलब फारस बोलें, फारस की खाड़ी के आसपास की फारसी की बात कर लें। ठीक है, तो वहाँ पे जो उद्यान होते थे उस टाइम पे, उनसे प्रेरित है इनका स्ट्रक्चर, जो गुंबद का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फारसी उद्यानों से प्रेरित है क्या, जो ताजमहल का गुंबद है और जो 4 बाग का, ठीक है, परिकल्पना है। चलिए याद करते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार स्थित है, तो किस राज्य में। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है राजस्थान में। और जो अरावली पर्वत है बहुत चर्चा का विषय बन गई थी 2026 में। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया, जो 100 मीटर से कम हाइट की पर्वत श्रेणियां या पर्वत हैं उन्हें माउंटेन नहीं कंसिडर किया जाएगा और उन्हें काट दिया जाएगा, और वहाँ पे क्या टूरिज्म प्लेस कह लें या फिर मॉल कह लें या सिटी कह लें, विकसित की जाएंगी। और इसी के विरोध में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगी, लोगों ने धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। ठीक है, और अब इसके बारे में हम जाने तो अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से होकर राजस्थान तक जाती है, हरियाणा तक फैली है, और दिल्ली का जो रायसीना डायलॉग है, ठीक है, जो रायसीना हिल्स है, तो दोस्तों ये भी इसी पर्वत के हिस्से में आता है। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो 692 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में, 692 किलोमीटर में। ठीक है, और अगर हम इसके हाईएस्ट पीक की बात करें, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो दोस्तों गुरु शिखर है, और उसकी हाइट कितनी है, तो दोस्तों 1722 मीटर। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। और ये किस पर स्थित है, तो दोस्तों गुरु शिखर जो राजस्थान का माउंट आबू है उस पे स्थित है। और जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उड़ीसा का प्रसिद्ध जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये किस शासक राजवंश द्वारा बनवाया गया था। सही जवाब है पूर्वी गंग राजवंश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पूर्वी गंग राजवंश के द्वारा। कब बनाया गया था दोस्तों, तो 13वीं शताब्दी में। कब, 13वीं शताब्दी में बना था कौन, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों
इसका सही जवाब है जो जगन्नाथ मंदिर है। कहाँ पे है? पुरी में। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। और वहीं पे अगर हम उड़ीसा में ही देखें, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेंगी। ये चीज़ आप क्लियरली याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि आज तक आपने सुना है ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो ये ब्लैक पगोड़ा कहा किसने होगा? तो दोस्तों ये कहने वाले जो यूरोपियन नाविक थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसका रंग देखकर इन्होंने इसको ब्लैक पैगोडा कहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे, अब आपको ये नहीं भूलेगा। देखिए जो यूरोपियन नाविक थे उन्होंने हमारे ज्योग्राफी में एक 30 डिग्री को एक नाम दिया था जिसको अक्षांश कहते थे, कहते हैं, कहते नहीं थे। और उसी तरह से इन्हीं यूरोपियन नाविक या फिर कह लें यात्री या फिर कह लें ट्रेडर्स, इन्हीं की ही देन है ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो देखिए इन डिटेल कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मेरे दोस्त इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका द हेग, जो नीदरलैंड में है। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। एक यूरोप महाद्वीप का देश है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप टाइम दीजिए इसको। देखिए हर एक क्वेश्चन पे मैंने टाइम दिया है और उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन के आसपास की सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये भी बात आज ही आप रट लीजिए, कब हुई थी? 1945 में। किसकी स्थापना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ठीक है, अब देखिए कई प्रकार की स्थापनाएं आप पढ़ते हैं और उसमें ये गुमराह हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। 15 में आप 3 का गुणा कर लीजिए, 15 तियां 45। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ही फालतू ट्रिक के माध्यम से हम अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को संभालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। ठीक है, अब आपसे अगर मैं कहूँ कि जो 15 न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल पूछ ले तो आप यहीं पे क्या करेंगे? यहीं पे जैसे 45 है, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 9 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यही है इनका कार्यकाल। ठीक है, क्या है? जो 15 न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये 1945 में ही छुपा है। ठीक है, ये भी चीज़ अब आप नहीं भूलेंगे। और ये जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का, वो हेड काउंसिल है जो यूएन को, यूनाइटेड नेशन है या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसको रेगुलेट करता है। कौन? जो सुरक्षा परिषद है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ये कोई नई प्रश्न नहीं है। ठीक है, लेकिन यही है आपका ध्यान नहीं गया ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अभी तक आपने 23 क्वेश्चन ही देखे। 23 क्वेश्चन आप मैं कहूँ तो आपके लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराने जैसे हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी हो गई है तो दोस्तों बड़े आराम से आप हर एक क्वेश्चन को काट छाट के आराम से कर लेंगे। अगर वैसे कुछ ऑप्शन में एलिमिनेट का ऑप्शन आता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों सही जवाब है 1969 में। याद रखेंगे कब? 1969 में। ठीक है, क्या किया गया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यहाँ पे देखिए अगर हम मूल नोबेल की बात करें, इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों ये 1901 में हुई थी। ठीक है, और किन किन क्षेत्र में देने का प्रस्ताव हुआ? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। मतलब पहले 5 क्षेत्र में अनाउंस हुआ,
लेकिन 1969 में ऐसा लगा कि नहीं भाई, अर्थशास्त्र जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है उसके चक्कर में भी देना पड़ा ये पुरस्कार। मतलब कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र काम कैसे करता है, देश की जनता को अगर हम अर्थशास्त्र की समझ में न देखें तो देश कैसे घूम रहा है। अब अर्थशास्त्र की समझ में देखने का क्या अर्थ है? जैसे मान लीजिए अगर किसी देश या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सीमित संसाधन, ठीक है, जो है उससे उनका विकास हो सकता था, लेकिन कोई प्लान नहीं हुआ और वो सीमित संसाधन एक बड़े वर्ग के पास सीमित रह गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने विकास किया लेकिन एक बहुत बड़ा जो जनसंख्या है वो गरीब रह गया। ठीक है, तो जब इस बात की समझ होती है तो उसे हम व्यवहारिक अर्थशास्त्र कह देते हैं, बुनियादी समझ कह देते हैं। और इस समझ को और फिर इस क्षेत्र में जब लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 1969 में फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? तो दोस्तों उनका नाम रगनार फ्रिस और जन टिनबर्गन है। दोनों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन अप्रोच के साथ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक के बारे में प्रश्न बने तो दोस्तों एडम स्मिथ, तो ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय या विदेशी नागरिक कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या? फ्रंटियर गांधी के नाम से। और लेखपाल के एग्जाम में यही प्रश्न बहुत ही स्मार्टली घुमा के पूछा गया था, गलत तरीके से पूछा गया था और 99% स्टूडेंट इसमें फेल हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ और लिखा था और सब बच्चों ने उसे फ्रंटियर गांधी समझ लिया था उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपने दिया होगा, ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको अब ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब इनको दिया कब गया था? तो दोस्तों इनको 1987 में दिया गया था। कब? 1987 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कब, 1987 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब यहीं पे एक चीज़ और, इसके बाद अगर हम 1990 की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न दिया गया, जो दूसरे विदेशी नागरिक बने और उनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, या फिर कह लें कि फ्रंटियर गांधी या फ्रंटियर गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला, तो दोनों को फ्रंटियर गांधी की उपाधि मिल चुकी है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कब मिली थी उनको? 1990 में। अगला प्रश्न क्या है, आप पढ़िए। बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो दोस्तों ये अंग्रेजी में लिखे हुए, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होते हैं उनको मिलता है। कभी आपने देखा होगा दो दो व्यक्ति को मिलता है, जिसमें इक्वली वो जो धनराशि है वो बांटी जाती है, जिसने लिखा और जिसने ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को मिलता है। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों 1969 में हुई थी और 1969 में ही क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर हम भारतीय लेखिका की बात करें तो जो अरुंधति राय हैं, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में क्या मिला था? बुकर पुरस्कार। और ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया था? स्टेट पीसीएस 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वहां पे ये प्रश्न पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस तिथि को हुई थी, जिसे प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त यहाँ पे सही जवाब है 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे आपसे एक प्रश्न बने कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो आपने देख लिया 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य दिवस, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। और ये वैश्विक स्वास्थ्य मामले के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, ये भी आप याद रखेंगे।
इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही क्या होता है, 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को वर्ष 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों बात है 1968 की। राइट आंसर है इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये खुपाहा जो है बाय मिस्टेक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने मार्शल नरेनबर्ग और रॉबर्ट हाली के साथ मिलकर ये काम करा था। ठीक है, उन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी, किसके साथ मिलकर दोस्तों, मार्शल नरेनबर्ग और रॉबर्ट हाली के साथ, अकेले नहीं किया था इन्होंने। और यह कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को कैसे नियंत्रित करता है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी समझ बताई थी, किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, ये भी बात आपको पता चल गई। और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार पाने के नजरिए से देखें तो ये पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष और कहां हुई थी? अगर ऐसा प्रश्न बने आपके एग्जाम में तो दोस्तों 1896 में हुई थी, एथेंस ग्रीस से। ठीक है, पता तो आपको है कि अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, ठीक है, उसमें मनु भाकर को क्या मिला था, आप कमेंट करके बताएंगे। गोल्ड मेडल तो एक भी नहीं आया था, नीरज चोपड़ा को भी नहीं मिला था गोल्ड मेडल, लेकिन जो वहीं पे पैरा ओलंपिक गेम्स हुआ था उसमें कई लोगों को मिला था गोल्ड मेडल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे ये ग्रीस के, अगर ग्रीस जो देश है वहाँ का जो ओलंपिया शहर है वहाँ पे ये होते थे, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक है उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, ऐसा अगर प्रश्न बने तो दोस्तों फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, पियरे डी कुबर्टिन, नाम याद रखेंगे। फिर से बोलता हूं, पियरे डी कुबर्टिन, इनको जाता है जो मॉडर्न में ओलंपिक गेम्स हैं ये नाम। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बात आपको पता चल गई। अगर हम पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेल में भाग लेने की बात करें तो दोस्तों उनको अनुमति 1900 वर्ष में मिला था। ठीक है, 1900 AD में। ठीक है, और कहाँ पे, किस लोकेशन पे, तो दोस्तों पेरिस में। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखें क्या है, आपसे पढ़िए। आपसे प्रश्न है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है नैरोबी केन्या में। तो दोस्तों नैपोबी नहीं है, दैट इज नैरोबी, याद रखेंगे, दैट इज बाय टाइपिंग मिस्टेक। तो उतना मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। कब? 5 जून 1972। ठीक है, स्टॉकहोम में एक मानव पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे ये निकल कर आया था कि एक यूनेप होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए एक पहल होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसकी स्थापना 5 जून होने के नाते ही क्या होता है, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अब आपसे जो प्रश्न है वो आएंगे करंट अफेयर से। ठीक है, और करंट अफेयर भी आपको एग्जाम पास कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक जी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति उनकी की जाती है, तो दोस्तों सही जवाब होगा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो दोस्तों कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मुख्य जो जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं? तो दोस्तों न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक। और अनुच्छेद तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शन समाचार के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसने संभाला है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? ममता वर्मा। ठीक है, तो ये वरिष्ठ सूचना सेवा अधिकारी रह चुकी हैं और इनको मतलब सरकारी समाचार चैनल दूरदर्शन समाचार के सुचारू संचालन और संपादन नेतृत्व की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। दूरदर्शन समाचार भारत का एकमात्र
जो सार्वजनिक सेवा समाचार चैनल है ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 घंटे ये स्थलीय प्रसारण भी करता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सोड मॉरिन। क्या नाम है दोस्तों? सोड मॉरिन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों डच हॉकी विशेषज्ञ हैं ये सोड मॉरिन। इनके पिछले मार्गदर्शन में भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था। उनकी पुनः नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों टीम की जो रणनीति है, कौशल है, उसको विश्व स्तरीय फिटनेस स्तर को मतलब वापस मजबूत करना और भाई जाहिर सी बात है जीतना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपसे? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाने वाला सेना दिवस परेड, इसमें वर्ष 2026 में किस शहर में ये इसका आयोजन हुआ? तो दोस्तों ये जयपुर में हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, 15 जनवरी 2026 को ये 78वां सेना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का? 78वां। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर हम इसमें बात करें सॉरी, गले में कुछ आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ तो आ गया है। ठीक है, कुछ जाने दीजिए। यह परेड फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपसे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल अनिल चौहान हैं, उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायुसेना के उन्नत रनवे का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों जनरल अनिल चौहान जी ने कहां पे किया है? तो कार निकोबार एयरबेस में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा 1 मार्च 2026 को अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की जगह कौन सा नया एकीकृत ऐप प्रभावी करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है रेल वन ऐप। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद है। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा ने भारतीय दवाओं की वैश्विक मानकों को तय करने वाले इंडियन जो फार्माकोपिया है आईपी 2026 के किस संस्करण का आधिकारिक विमोचन किया है? तो दोस्तों बताएं। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 10वां संस्करण। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली सभी दवाओं के कानूनी मानकों की एक आधिकारिक पुस्तक है। ठीक है, क्या? फार्माकोपिया। ठीक है, या फार्माकोपिया। 10वें संस्करण की बात करें, इसमें जैविक दवाओं, टीका और नई जेनरिक दवाओं के लिए जो कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मानक हैं वो जोड़े गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं ने अनियंत्रित पैटर्न और मानवीय हस्तक्षेप के कारण किस जैव विविधता क्षेत्र में दुर्लभ गैलेक्सी मेंढक के विलुप्त होने की गंभीर आशंका जताई है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों गैलेक्सी मेंढक जो है ये केवल भारत के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्बल उभयचर है। ठीक है, इसके शरीर पर नीले और चमकीले धब्बे होते हैं जो रात के आकाश में आकाशगंगा की तरह दिखते हैं, और इसके प्राकृतिक आवास को मतलब इसका जहाँ पे रहता था, प्राकृतिक आवास जहाँ पे था, वो नष्ट होने के कारण ठीक है इन पर ये संकट मंडरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, खेल सांख्यिकी के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक रन बनाने वाली विश्व की नंबर 1 बल्लेबाज कौन बनी है? तो दोस्तों इनका कौन बने हैं? ठीक है, बनी नहीं है, इनका नाम है शुभमन गिल। तो खेल सांख्यिकी के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक रन बनाने का श्रेय किसको गया है? शुभमन गिल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे प्रश्न बना है, राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित 68वीं निशानेबाज चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर स्पर्धा स्वर्ण पदक खिताब ठीक है इसमें किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका अमीराह अरशद। क्या नाम है? अमीराह अरशद। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके बारे में, तो राष्ट्रीय स्तर के इस कड़े मुकाबले में बेहद सटीक निशाना इन्होंने लगाते हुए निशानेबाजी को पछाड़कर ठीक है निशानेबाजी को नहीं निशानेबाजों को ये पछाड़कर इन्होंने एक खिताब जीती है। और राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप भारत में ओलंपिक स्तर की एक एथलीट की पहचान ठीक है इनको बड़ा है बड़े मतलब मिला है बड़े मंच पर। ठीक है, नाम क्या है? अमीरा अरशद। और इस तरह से दोस्तों ये 40 क्वेश्चन नहीं, आप इसको 300 क्वेश्चन के रूप में देखेंगे और ये इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है।
अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी धमाकेदार सेशन में और बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी के साथ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है कि नोटिफिकेशन आपको जाए, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हमारे अंदर एनर्जी का अभाव हो, ऊर्जा का अभाव हो, ऐसे में भी ऊर्जा आती है और फिर हम आपके लिए अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी आपकी है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।